हेलो एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। केमिकल शिफ्ट लेयर के टॉपिक के बारे में स्टडी कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि केमिकल इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है। इन्वायरमेंटल इफेक्ट में केमिकल शिफ्ट पहला आपकी इन्वायरमेंटल इफेक्ट है। तो किस तरह से केमिकल शिफ्ट कैसे होता है उसकी बात कर रहे थे अपन। तो उसमें देखा था कि आपके जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है ना, वो अपोज करता है, शील्डिंग इफेक्ट जनरेट होता है। तो शील्डिंग इफेक्ट के बारे में अपन डिस्कस किया था। आज अपन एक्चुअल मीन समझने वाले हैं केमिकल। जो कल प्रीवियस लेक्चर था उसमें अपन ने समझा था कि केमिकल शिफ्ट का रीजन क्या है ना। और आज अपन ये समझ रहे कि एक्चुअल मीन क्या है केमिकल शिफ्ट का। देखो, तो केमिकल शिफ्ट का सिंपल सा अपन एक मतलब ये निकाल सकते हैं कि जो एक्चुअल में जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है ना, डिफरेंट डिफरेंट जो हाइड्रोजन्स होते हैं उनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी आती है। तो एक तरह से क्या हो रहा है कि एक्चुअल जो वैल्यू होनी चाहिए थी एब्जॉर्प्शन की, वो नहीं आके कुछ और आ रही है ना, वैल्यू थोड़ी चेंज आ रही है। अब मैं पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर केमिकल शिफ्ट की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, तो पहले आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं इसके टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा। देखो डेफिनेशन क्या है, इन एनएमआर द केमिकल शिफ्ट इज ए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए न्यूक्लियाइड। तो सबसे पहले अपन किस पे ध्यान देंगे, केमिकल शिफ्ट इज ए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए न्यूक्लियस। तो केमिकल शिफ्ट है क्या, है ना। जो प्रीवियस लेक्चर में फिर कह रहा हूं, अपन ने समझा था केमिकल शिफ्ट का रीजन, और इस लेक्चर में अपन समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल शिफ्ट, है ना। तो केमिकल शिफ्ट इज ए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए न्यूक्लियस। मतलब एक न्यूक्लियस है आपके पास, है ना। न्यूक्लियस का क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब कुल मिला के है कि न्यूक्लियस का एब्जॉर्प्शन, मतलब न्यूक्लियस कौन सी फ्रीक्वेंसी पर एब्जॉर्प्शन करता है ना। इसका ये मतलब है कि आपका जो न्यूक्लियस है, जो मैग्नेटिक फील्ड में प्रिसीजन कर रहा है, वो न्यूक्लियस कौन सी फ्रीक्वेंसी पर एब्जॉर्प्शन करता है। तो केमिकल शिफ्ट इज ए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए न्यूक्लियस रिलेटेड टू ए रेफरेंस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। बट यहां पर अपन क्या कह रहे हैं कि आपका जो न्यूक्लियस है वो मैग्नेटिक फील्ड में एब्जॉर्प्शन तो कर रहा है रेडिएशन का, है ना, फ्रीक्वेंसी का एब्जॉर्प्शन कर रहा है, बट रिलेटेड टू ए रेफरेंस, है ना, रिलेटेड टू ए रेफरेंस। मतलब एक रेफरेंस, कोई अपन ने कोई दूसरा जो आपके न्यूक्लियस है उसको क्या माना है, रेफरेंस के फॉर्म में माना है। और उस जो रेफरेंस न्यूक्लियस है उसके रिलेटेड में, उसके रिलेटिव में आपके जो न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, वो कितना मैग्नेटिक फील्ड, कितना फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर रहा है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, केमिकल शिफ्ट बोलते हैं। अब मुझे पता है कि देखो एक बिल्कुल आसानी से ये बात समझ में नहीं आएगी, थोड़ा अपन डिस्कस कर दें। अब दिक्कत क्या है यहाँ पर। सो यहाँ थोड़ी बहुत अपन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, सो आपके पास अपन क्या कहते हैं भाई, आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है ना। मैग्नेटिक फील्ड को अपन क्या कहते हैं भाई, एच नॉट, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एच नॉट होता है। इसमें आपके ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का क्या है, मैग्नेटिक मोमेंटम है। और न्यूक्लियस क्या करता है, प्रिसीजन भी करता है ना। प्रिसीजन करेगा, फिर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो रेडिएशन होगा उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। अपन इस तरह की कंडीशन बोलते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपके जो डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन का जो इन्वायरमेंट होता है, जैसे अपन देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं, तो जैसे आपके पास मैंने ये बनाया, एक बनाया मिथाइल ब्रोमाइड और दूसरा बना लेता हूं मैं मिथाइल फ्लोराइड, है ना। यहाँ पर भी हाइड्रोजन ले लिए, यहाँ पर H, ये F ले लें। अब ये दोनों कंपाउंड है। अब इन दोनों कंपाउंड में जो हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट है, मतलब इन तीनों हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट इन तीनों हाइड्रोजन के इन्वायरमेंट से डिफरेंट है। तो ये क्या शो करेंगे, केमिकल शिफ्ट शो करेंगे। अब अगर अपन इन दोनों के मतलब इनकी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी देखेंगे, है ना, हाइड्रोजन की, इन वाला हाइड्रोजन की एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी और इन हाइड्रोजन की एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी का जो बीच का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितना का रहता है, ओनली 70 हर्ट्ज का रहता है। ठीक है, कितने का रहता है, 70 हर्ट्ज का। बट मैं यहां पर ये बताना चाहूंगा, देखो कि यहां पर जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है और जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी होती है रेडिएशन की, वो किस में होती है, मेगाहर्ट्ज में होती है। मतलब यहां पर अपन जो नॉर्मली, जैसे मान लो कि अगर आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना रखा, 1.41 टेस्ला रखा है आपने, है ना। द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज 1.1 टेस्ला, 1.41 टेस्ला। सो यहां पर इसकी जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी होगी इस न्यूक्लियस की, वो कितनी होगी, अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी आपके, जैसे मान लो 60 मेगाहर्ट्ज। कितनी होगी, 60 मेगाहर्ट्ज। मतलब
अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 1.41 टेस्ला रखते हो तो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी कितनी है 60 मेगाहर्ट्ज। बट अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये जो हाइड्रोजन में जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस है वो कितना है, ओनली 70 हर्ट्ज का। तो इसका मतलब क्या है कि जो डिफरेंट इन्वायरमेंट में जो हाइड्रोजन होते हैं वो जब एब्जॉर्प्शन करते हैं तो जो एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस होता है ना वो बहुत कम होता है। अब इस छोटे से एब्जॉर्प्शन के डिफरेंस को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। एक न्यूक्लियस के लिए एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्प्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना टफ होता है और डिफरेंस कैलकुलेट करना तो उससे भी ज्यादा टफ होता है। तो यहाँ पर क्या किया, एक रास्ता निकाल लिया। क्या रास्ता निकाला कि भाई यहाँ पर ये बात पता चल गई कि भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो बहुत कम है, 70 हर्ट्ज का ये डिफरेंस आ रहा है ना। और अपन बात किस में कर रहे हैं, मेगा हर्ट्ज में बात कर रहे हैं। मेगा हर्ट्ज की मतलब क्या है कि 10⁻⁶ हर्ट्ज की, है ना। मतलब 10⁻⁶ का मतलब क्या होता है, 10 लाख। मतलब अपन बात कर रहे हैं 10 लाख हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 70 हर्ट्ज का। तो ये तो बहुत ही क्या होगा, इसके सामने ये वैल्यू तो क्या है, बहुत छोटी होगी, है ना। तो ये क्या होगी, अपन एक्यूरेटली इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए किसका सहारा लेते हैं, इसके लिए अपन सहारा लेते हैं रेफरेंस का। मतलब ये है कि भाई मुझे दो, मेरे पास अलग अलग इन्वायरमेंटल हाइड्रोजन है ना, दो हाइड्रोजनों का इन्वायरमेंट अलग अलग है। मुझे उसके बीच का डिफरेंस मुझे कैलकुलेट करना है, पर सीधे सीधे कैलकुलेट करना बहुत मामलों में टफ हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, रेफरेंस ले लूंगा, है ना। मैंने एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड को क्या ले लिया, रेफरेंस की फॉर्म में ले लिया और उस मॉलिक्यूल के रिलेटेड में क्या बताऊंगा, डिफरेंस बताऊंगा। जैसे आपके पास क्या है, तो मैं पहले एक छोटा सा आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूं, उसके बाद अपन समझते देखो उस बात को आगे। सो देखो यहां पर अपन यूं करेंगे, जैसे मान लो कि कोई ये पर्सन है ए और ये पर्सन है बी। इस पर्सन के पास कितने रुपए हैं, इसके पास है कोई 1000 रुपए, ठीक है। और इस पर्सन के पास कितने रुपए हैं, 99, है ना, इतने रुपए इसके पास, ठीक है। इसके पास 1000 रुपए और इसके पास 999 रुपए। भाई दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा। पर ये डिफरेंस बहुत छोटा है ना। मान लो कि डिफरेंस कैलकुलेट करने में अपन को क्या आती है, दिक्कत आती है। तो मैंने क्या किया, एक रेफरेंस ले लिया। भाई रेफरेंस क्या ले लिया मैंने, तो मैं मान लेता हूं मैंने रेफरेंस ले लिया, मैं ले लेता हूं रेफरेंस की फॉर्म में, मैंने ले लिया 800 का कोई रेफरेंस ले लिया मैंने, ठीक है। और मैंने क्या कहा कि भाई ये इससे इसके बीच का डिफरेंस कितना है, भाई 200 है। और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, तो अप्रोक्सीमेटली इसके बीच का डिफरेंस कितना, 199 है। तो देखो डिफरेंस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, कुछ डिफरेंस थोड़ा सा बढ़ गया। तो ये एक तरीका है जिससे क्या करते हैं कि अगर दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत कम है और उसको अपन कैलकुलेट नहीं कर पा रहे एक्यूरेट, तो ये अलग वे निकाला है क्या कि भाई यहाँ पर क्या है, आपके पास एक रेफरेंस ले लो, उस रेफरेंस से क्या देख लो, डिफरेंस देख लो, ठीक है। ये एक तरीका। अब आप कहोगे सर इसका क्या मतलब हुआ कि भाई ये 200 हो गया ना 199, अभी इसका आगे अपन मतलब समझेंगे। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, अब थोड़ा साइंस पे आ जाइए। मैथमेटिक्स का एग्जांपल बताया, साइंस का एग्जांपल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो आपके टॉपिक होता है, चैप्टर होता है 12th क्लास में, उसमें आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोड का ईएमएफ कैलकुलेट करते हो। अब जो इलेक्ट्रोड होता है, सिंगल इलेक्ट्रोड जो होता है, उसका एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हो, तो आप क्या लेते हो, रेफरेंस लेते हो, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड। कौन सा, हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन को क्या लेते हो, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की फॉर्म में लेते हो। वहां पर हाइड्रोजन का जो वोल्टेज है आप क्या मान लेते हो कि उसका वोल्टेज क्या है, 0 है। जब होता नहीं है फिर भी आप मान लेते हो, क्यों, रेफरेंस की फॉर्म में, है ना। तो सेम एज इट इज यहाँ पर भी एनएमआर में भी यही करना पड़ता है कि भाई दो आपके पास मॉलिक्यूल है ना, उनमें हाइड्रोजन का एनवायरमेंट अलग अलग है, बट हाइड्रोजन के एनवायरमेंट में जो एब्जॉर्प्शन आ रहा है वो बहुत कम है। तो आप क्या करते हो, रेफरेंस ले लेते हो। तो आप एक रेफरेंस मॉलिक्यूल लेते हो, आप एक रेफरेंस सैंपल लेते हो। अब कौन सा लेते हैं यहाँ पर देखो, तो सबसे ज्यादा जो रेफरेंस सैंपल की फॉर्म में यूज होता है एनएमआर में, वो कंपाउंड है आपके TMS, है ना, टेट्रामिथाइल सिलेन। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है टेट्रामिथाइल सिलेन का, है ना। ये सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन से CH3 और CH3 4 मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं। अब इसको क्यों लेते हैं, देखो टेट्रामिथाइल सिलेन को क्यों लेते हैं, इसका रीजन ये है क्योंकि इसके जो हाइड्रोजन होते हैं ना वो हाईली शील्डेड होते हैं। इसके हाइड्रोजन क्या होते हैं, हाईली शील्डेड। मतलब क्या होता है कि इनके जो शील्डिंग इफेक्ट मैंने जो बताया था आपको लास्ट क्लास में, तो इस कंपाउंड के अंदर जो हाइड्रोजन्स हैं उनके न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो शील्डिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन्स का वो बहुत ज्यादा हाई होता है। अब शील्डिंग इफेक्ट होगा ज्यादा हाई, तो जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि जिस फ्रीक्वेंसी को ये एब्जॉर्ब करेगा
वो फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, बहुत हाई होती है ना। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या करता है, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा प्रिसीजन करेगा और हाई मैग्नेटिक फील्ड सॉरी हाई रेडिएशन को क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। सो आपके पास क्या है, तो आपने क्या जो रेफरेंस आपको सेट करना था, जो स्टैंडर्ड जो बेस आपको बनाना था, उसको ही आपने क्या एक हायर बेस बनाया थोड़ा। तो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन में और इजी हो जाए। अब अपन करेंगे क्या, देखो तो केमिकल शिफ्ट में अपन क्या करेंगे, तो अभी तक अपन ये समझ रहे हैं आगे क्या होगा। देखो नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर टीएमएस को किसकी फॉर्म में लेते हैं, रेफरेंस सैंपल की फॉर्म में लेते हैं टीएमएस को। अब नेक्स्ट क्या किया जाता है, जैसे तो यहाँ इनके बीच का डिफरेंस तो बहुत कम है 70 हर्ट्ज। अब ये मेरे से इजीली कैलकुलेट होगा नहीं, तो अपन क्या करते हैं, जैसे मैंने टीएमएस लिया है ना, और टीएमएस की कंपैरिजन, टीएमएस का जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो भी होती है, इसका जो भी आपके हर्ट्ज में जो वैल्यू आती है ना, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है, और जो आपकी जैसे मिथाइल ब्रोमाइड है ना, मिथाइल ब्रोमाइड, इनके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इनके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो कि इसके बीच का डिफरेंस कितना आया, 162 हर्ट्ज आया, ऐसा अपन मान लेते हैं। ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 162 का है। अब यहां पर क्या होगा, तो मैं ऐसे मानता हूं, देखो मैं पूरा ऐसा मानता हूं कि मान लो कि आपने क्या किया, H नॉट आपने 1.41 अप्लाई किया, मतलब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना अप्लाई किया है टीएमएस पर, 1.41 टेस्ला का अप्लाई किया। इस 1.41 पर इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ जो एब्जॉर्प्शन करता है, वो कितनी फ्रीक्वेंसी का एब्जॉर्प्शन करता है, 60 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, ऐसा मान लो। ठीक है, सेम एज इट इज आपने क्या किया, जो आपके पास मिथाइल ब्रोमाइड है उसको भी आपने कितने पर रखा, 4.41 टेस्ला पे रखा। ठीक है, और इसकी कुछ भी XYZ कुछ भी मान लो, इसकी कुछ क्या आई, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी आई जो मेगाहर्ट्ज में, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आया, 162, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आया। तो देखो डिफरेंस थोड़ा इंक्रीज हो गया है ना, डिफरेंस क्या हो गया, थोड़ा इंक्रीज हो गया। उसी तरह से आप किसके साथ कर सकते हो, फ्लोराइड के साथ भी कर सकते हो, है ना। मिथाइल फ्लोराइड जो कंपाउंड बनाया था, आप क्या करो, जैसे आप टीएमएस को आपने इस पर ही सेट कर रखा है, और उसी तरह से आप मिथाइल फ्लोराइड का भी क्या कैलकुलेट कर लो, जो ये ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी वो कैलकुलेट कर लो, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस आप निकाल लो। सो अब मैं सिर्फ डिस्कस करता हूं देखो मिथाइल ब्रोमाइड पर। अब अपन केमिकल शिफ्ट पे, एक्चुअल केमिकल शिफ्ट के टॉपिक पे आ रहे हैं। अब यहां पर क्या होगा, अगर मान लो कि मैं टीएमएस की जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाई करता हूं। देखो ये बात ध्यान से समझना, अपन यहाँ पे क्या कहते हैं, मैंने शील्डिंग इफेक्ट में आपको ये बताया था कि जितना ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है, शील्डिंग इफेक्ट भी उतना ज्यादा होता है ना। जो इलेक्ट्रॉन जो अपोज करते हैं वो उतना ज्यादा होता है। जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है तो उतना ही ज्यादा आपको और क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज, मतलब जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करते जाओगे, आपका जो मॉलिक्यूल है, आपका जो न्यूक्लियस है, वो उतना ही हायर फ्रीक्वेंसी का क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। सो मान लो कि टीएमएस पे मैंने टीएमएस को 2.7 पे लगा दिया, 2.7 टेस्ला पे, और इस 2.7 टेस्ला पे कितनी इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है, 100 हर्ट्ज की हो जाती है, 100 मेगाहर्ट्ज की। मतलब अब ये क्या कर रहा है, 100 मेगाहर्ट्ज पर पीक दे रहा है आपको। ठीक है, और उसी तरह से मिथाइल ब्रोमाइड का भी सेम केस, इसको भी क्या किया, 2.7 पे टेस्ला पे सेट कर दिया, और मान लो कि इसकी कोई XYZ, इसकी कोई I वैल्यू, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 270 हर्ट्ज हो गया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई इन दोनों के बीच का जो एब्जॉर्प्शन, जो ये फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना लगाया। अगर आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा लगाओगे तो बार बार क्या होगी, जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो भी अलग अलग आएगा। तो इसका मतलब तो ये है कि डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट तो गड़बड़ा गया है ना। ये तो मतलब ये तो सब उलझ गए अपन। कैसे उलझ गए कि भाई ये तो पहले 162 था, अब 270। तो इसका क्या रास्ता निकाला, देखो ध्यान से देखो। तो भाई यहां पर अपन क्या कर दिया कि भाई यहां पर अगर 1.41 मैं करता हूं तो 162 का डिफरेंस रहता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाता हूं 270 का डिफरेंस रहता है। बट अगर मैं यहां पर एक चीज मेजर करूं, और वो क्या करूं कि जैसे आपके यहां पर अपन इस तरह से लिखते हैं कि जैसे अपन यहां पे कर देते हैं कि आपके जब 60 मेगाहर्ट्ज है ना, जब 60 मेगाहर्ट्ज, ये कितना था टीएमएस का, जब 60 मेगाहर्ट्ज की एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी थी, तब आपके
जो मिथाइल ब्रोमाइड थी उसकी आपकी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी, उसका डिफरेंस क्या आ रहा था उन दोनों के बीच का? उन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा था भाई 162 का आ रहा था, है ना? कितने का डिफरेंस आ रहा था? 162 का